ये हमारा जो सत्र है ये वाला, इसमें अभी जो थोड़ी देर पहले ट्रेन की हम आवाज़ सुन रहे थे और ऐसा लगता है कि भारतीय ट्रेनें अभी कुछ समय शायद थोड़ा बिफोर भी, आदत है नहीं लोगों की लेकिन बिफोर हो गया था, तो इसी वजह से शायद हमारे जो तमाम मेहमान हैं वो आने में वो अपने समय से आए, लेकिन हम लोगों ने शायद शुरुआत थोड़ी जल्दी कर दी, बिफोर टाइमिंग हमारी ट्रेन आ गई। धन्यवाद। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। छायावाद के स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत जी की ये कालजयी पंक्तियां अद्भुत हैं, अनूठी हैं, बेजोड़ हैं और ये जाहिर करती हैं कि चाहे कविता हो, कहानी हो या लेखन की कोई भी विधा, ये दरअसल विचारों और तथ्यों से नहीं बल्कि अनुभूति से उपजती है और यही अनुभूति, यही भाव शब्दों में गढ़ जाते हैं तो रचना सामने आती है और लेखन इन्हीं शब्दों का समूह है। दरअसल शब्दों का ये पूरा जो उसका दुनिया है, उसका संसार है, बड़ा ये संसार अतरंगी है, सतरंगी है, क्योंकि ये शब्द रचे जाते हैं, शब्द मढ़े जाते हैं, शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं, शब्द पढ़े जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, शब्द तौले जाते हैं, शब्द टटोले जाते हैं, शब्द खंगाले जाते हैं, शब्द बनते हैं, शब्द सुधरते हैं, शब्द संवरते हैं, शब्द निखरते हैं, शब्द मनाते भी हैं, शब्द हंसाते भी हैं, शब्द गुदगुदाते भी हैं, शब्द मुस्कुराते भी हैं और शब्द खिलखिलाते भी हैं। लेकिन ये शब्द कभी थकते नहीं, कभी थमते नहीं, कभी चुकते नहीं, कभी रुकते नहीं और हां, ये शब्द कभी मरते नहीं। दरअसल यही शब्द जब सहज और सरल हो जाते हैं और जब लेखन का रसायन श्रोताओं और पाठकों के अंतः मन को द्रवीभूत कर देता है और जो लेखक हैं उनके शब्द हमें निशब्द कर देते हैं और मन के कोर को भिगो देते हैं, मन के किसी कोने को झंकृत कर देते हैं, अलंकृत कर देते हैं, तो समझिए उस रचना का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। और इन्हीं शब्दों को मान देने वाले, इन्हीं शब्दों को सम्मान देने वाले, इन्हीं शब्दों को पहचान देने वाले और इन्हीं शब्दों को ऊंची उड़ान देने वाले प्रखर कवि, लेखक, कहानीकार, साहित्यकार हमारे साथ मंचासीन हैं। हम सबका स्वागत करते हैं और सबसे जो अहम बात है, ये बड़ा दुर्लभ एक संयोग भी है कि ये सारे लेखक नौकरशाह भी हैं, यानी अफसर भी हैं। हम कहते हैं ना कि अफसर जो होते हैं वो अपनी कलम से तमाम लोगों के मुस्तकबिल को तय कर देते हैं, लेकिन वही अफसर जब लेखनी पर उतरते हैं, कागज पर कुछ उकेरते हैं, कीबोर्ड पर लिखते हैं, कीपैड पर मोबाइल के लिखते हैं, तो कितनी सारी ऐसी रचनाएं सामने आती हैं जो मैंने जिक्र किया कि हमारे मन को वो छू जाती हैं, सम्मोहित कर लेती हैं। तो मैं बात का सिलसिला शुरू करूंगा। मुझे एक 2018 का एक वाकया याद आ रहा है। डॉक्टर हरिओम जी की एक आयोजन था, उसमें उनको बोलना था और उसमें राजीव कुमार जी, पूर्व मुख्य सचिव जी, वो वहां पर आए थे और उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि सूखी फाइलों से बड़ी अच्छी रचनाएं भी निकल सकती हैं और सूफीवाद का संगीत भी निकल सकता है। तो ये वो अफसर हैं जो फाइलों की बजाय बल्कि अब ऐसी रचनाओं को, ऐसी रचना धर्मिता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम सबका मन मोह जाता है। तो सर शुरू करते हैं। पहले हम, अब हरिओम जी उधर बैठे हैं तो उसी तरफ से शुरुआत कर देते हैं। सर ये कहा जाता है कि जो लेखन है, आप चूंकि अमेठी उस जगह से निकले और यहाँ तक पहुँचे, और ये जो लेखन की जो शुरुआत है, ये क्या जब नौकरी करते रहे तब ये अनुभव आया, तब मन में लगा कि मैं लिख भी सकता हूँ, या पहले से लिखते रहे, बाद में उसमें और भी ज़्यादा आपने प्रयोग किए है? हरिओम जी, माइक मुझे लग रहा कि नहीं सर, है माइक होगा। मैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं शायरी करता हूँ, इसका एक बहुत छोटा सा जवाब मैं देता हूँ शायरी में। कटी है उम्र कई मुद्दतों खामोशी में,
कटी है उम्र कई मुद्दतों खामोशी में, तो बात कहने का थोड़ा शऊर आया है। आहा 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 आहा, बहुत खूब। करीब दिल के कोई तो ज़रूर आया है, तभी इन आँखों में इस दर्जा नूर आया है। तो लिखना इतना आसान नहीं होता, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना होता है, और पढ़ने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। हम लोग आज भी स्टूडेंट हैं, पहले भी स्टूडेंट थे। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं साहित्य का विद्यार्थी था। अवधी बोलते बोलते हिंदी बोली बोलने लगा, हिंदी बोलते बोलते हिंदी साहित्य पढ़ने लगा। हिंदी साहित्य की तमीज़ थोड़ा आ ही रही थी कि उर्दू अदब की तरफ चला गया। उर्दू के साथ साथ थोड़ा बहुत बांग्ला, मराठी साहित्य, जो कुछ भी मिलता गया सामने वो पढ़ता गया। भक्तिकाल का साहित्य पढ़ता गया। शेरो शायरी में बहुत दिलचस्पी यूं कर पैदा हुई क्योंकि गाने में थोड़ी दिलचस्पी थी, संगीत थोड़ा मेरे भीतर था। तो कुल मिला के एक, जिसको कहते हैं कि खिचड़ी बनी, और वो खिचड़ी कुछ ऐसी बनी कि हर तरह का स्वाद उसमें हमारे जहन में उतरता चला गया, लिखता चला गया। तो पढ़ाई की, अच्छे लोगों को पढ़ा, देखा, समझा, सोचा कि हम भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो वो सिलसिला जो स्कूल की कॉलेज मैगजीन्स और हॉस्टल मैगजीन से शुरू हुआ था, वो बाद में धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। और तकरीबन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सभी विधाओं में लिखने की कोशिश की है। और मैं भी ये मानता हूँ कि इंसान जो है एक मुकम्मल जज्बात लेके चलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कविता लिखें, कहानी लिखें। जो कुछ भी आपके ख्याल में आता है, जहन में आता है, जो कुछ भी आपको लगता है कि आपके विचार हैं, भाव हैं, उनको तमाम तरह की रचनात्मक विधाओं में आप प्रस्तुत करते हैं। और कई ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने कई विधाओं में और बहुत अच्छा लिखा है। तो मेरी ये खुशकिस्मती रही कि एक गांव से निकला, शहर में आया, शहर से निकला, महानगर में गया, महानगर से निकला, यूरोप गया। तो एक वितान जो विस्तृत हो सकता था उसको लेके मैं चलता रहा, और जो कुछ भी रास्ते में मिला, जो कुछ भी मुझे लगता है कि मुझे आवाम के साथ शेयर करना चाहिए था। तो शायरी को जैसे हम मानते हैं कि भाई पहले गज़ल को कहते थे कि वो आशिक और माशूक के बीच की गुफ्तगू है, तो मैं ये मानता हूँ कि साहित्य जो है वो, जो लेखक है उसकी आवाम से गुफ्तगू है। आज की तारीख में वो किसी एक माशूक से, किसी एक शख्स से, किसी एक इंसान से गुफ्तगू नहीं है, वो आम आवाम के, उसके जहन से, उसके जज्बात से गुफ्तगू है। और ये गुफ्तगू जब सलीके से होती है, तो इसको भी एक शेर से कह के अपनी बात में ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा क्या ही बोलूँ, कि इस तरह कहिए कि खामोशी सुनाई दे उसे, इस तरह कहिए कि खामोशी सुनाई दे उसे, और यूँ सुनिए कि उससे गुफ्तगू चलती रहे। आहा, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। तो जब शेर की बात हुई है तो एक और शेर है, उसके साथ मैं पार्थ सारथी सर के पास आऊँगा कि किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाज से भरपूर मगर खामोश। तो मैं एक लंबे अरसे से सर को जानता रहा हूँ, और हम कई इनके जब बुक्स के लेकर चर्चाएं हुई उसमें भी मैं रहा। तो जब एक बात जो मेरे जहन में एक सवाल आपको लेकर आता है, या तमाम लोग जो जानते होंगे, कि सर जब सामने दिखाई देते हैं तो बड़ा एक सीरियस सा और वैसे दिखाई देते हैं, कभी कभी शायद हंसने के नाम पर मंद मंद मुस्का देते होंगे, लेकिन जब उनकी किताबें पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि लव साइड बाय साइड में तो कुछ हमारे ही ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, कुछ हम ही से में से, हमारे में से कई सारे लोग हैं कि कुछ हमारे एडल्टहुड का वो हिस्सा कुछ होगा। तो ये जब आप लिखते हैं तो तब कुछ और हो जाते हैं, या जो आप लिख रहे होते हैं वही आप हैं, कि वैसा ही जो, या फिर किताबों की तरह अल्फाज से भरपूर लेकिन खामोश रहकर ही कुछ करते हैं? धन्यवाद ज्ञानेंद्र। पहले तो मैं दैनिक जागरण समूह का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस समारोह में मुझे बुलाया और इस ऐतिहासिक हॉल में, मालवीय हॉल में मुझे आने का मौका मिला। मेरे एक नावल जो लव इन लखनऊ है, उसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, पर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अब आपके प्रश्न के जवाब में मैं हरिओम की तरह इतने शेर तो बोल नहीं सकता। एक बहुत पुरानी हिंदी फिल्म थी आनंद कह के, उसमें अमिताभ बच्चन शुरू ही करते हैं कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे बोलना नहीं आता। तो मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। जो आपने पूछा कि डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड वाली जो बात आपने मुझसे पूछी, जी,
तो ये मेरे एक किताब के लॉन्च में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम कभी सोच नहीं सकते कि इतने सख्त अधिकारी भी कोई रोमांटिक चीज़ भी लिख सकते हैं। वो कहना तो खूसट चाह रहे होंगे पर एक इंसान में कई इंसान होते हैं। 10-20 आदमी जैसे देखिए, कई बार देखिए। हाँ, तो ऐसा ही है। हमारे हर किरदार में कई किरदार होते हैं। मैं जब लिखता हूँ तो अलग किरदार हूँ, जब मैं ऑफिसर हूँ तो अलग किरदार हूँ, मैं जब एक पिता हूँ तो अलग किरदार हूँ। तो हर चीज़ हम सब में अलग अलग किरदार हैं और दोनों ही इतने ही जेन्युइन हैं। थैंक यू। अभी बातचीत अभी आपकी उस किताबों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सर, आप मुकुल जी हमारे साथ हैं, तो आप IRTS अधिकारी हैं। ये कैसे सिग्नल, ये ट्रैफिक आपका कैसे ये टर्न हो गई, पटरियां कहाँ बदल गई, ये लेखन के क्षेत्र में कहाँ से ये गाड़ी घूम गई? सबसे पहले तो दैनिक जागरण का तहे दिल से आभार कि, और ख़ास तौर पर अनंत विजय जी का, जिन्होंने मुझे लखनऊ के साहित्य प्रेमियों से जुड़ने का और उनके सामने अपने साहित्य के बारे में अपनी बात रखने का मौका दिया। और मेरे लिए ख़ास मौका इसलिए भी है, अच्छा मैं पहले आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि ट्रैफिक कैसे चेंज हुआ। तो सिग्नल कहाँ से था तो अब ऐसा है कि ये जो साहित्यिक प्रवृत्ति है, ये जो इसके प्रति रुझान है, ये तो सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के पहले से ही रहा है। और जहाँ तक मेरी याददाश्त मुझे लेके जाती है, जब मैं स्कूल का एक विद्यार्थी था तो भी अकेले कोने में रह के कुछ कुछ लिखता था। पता नहीं उस समय तो उसको कविता नहीं बोल सकते, वो अपने तक सहेज के रखना उसको, और उस समय आपके पास उतना आत्मविश्वास नहीं होता है कि जो आप लिख रहे हैं वो लोगों तक कैसे बात पहुँचेगी। तो और मेरा मानना है कि जो भी एक कला होती है, साहित्य के प्रति जो रुझान है, ये प्रकृति प्रदत्त होता है। ये कहा जाता है कि साहित्यकार जो है प्रकृति चुनती है, न कि आप चुनते हैं। तो कहानी आपको ढूंढती है, लिखवाती है, कविता आपको ढूंढती है, लिखवाती है। और ये मौका मेरे लिए ख़ास इसलिए भी है, थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मूलतः मैं अभी तक अंग्रेज़ी में लिखता आया हूँ, और ये हिंदी की यात्रा कैसे शुरू हुई इसको ज़रूर मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा कि मेरा पहला उपन्यास 2016 में प्रकाशित हुआ था, एज बॉयज़ बिकम मेन। वो युवावस्था के संघर्ष को, उनके सपनों को चित्रित करती हुई कहानी है। उसका हिंदी में अनुवाद जब मैं उसको लेकर के जगह जगह गया साहित्यिक मंच पे, तो लोगों ने कहा कि वो थोड़ा मोटिवेशनल है, प्रेरणादायक तत्व है उसमें, और हमारा बड़ा युवा वर्ग जो है हिंदी भाषी, हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो थोड़ा सा इस किताब को हिंदी में लाएंगे तो बड़ा उनको काफ़ी लाभ मिलेगा इससे। तो वो जज्बा कहीं ना कहीं था। अंग्रेज़ी की कई उपन्यास मेरे थे, ऑलरेडी मैंने लिखना शुरू किया था, पोइट्री कलेक्शन, अंग्रेज़ी में कविता भी लिखता आया हूँ। फिर भी मैंने टाइम निकाल करके वो एक समाज को कुछ देने का जो एक जज्बा होता है, वो मेरा कहीं ना कहीं थे, उससे प्रेरणा मिली मुझे कि नहीं, मुझे हिंदी में करना है। तो समय की कमी थी, तो हिंदी में खुद करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने 1-2 जगह से सैम्पल चैप्टर वगैरह किए, तो मैं संतुष्ट नहीं हो पाया एक लेखक के रूप में। वो भाव नहीं आ पा रहा था, वो बात नहीं आ पा रही थी। तो मैंने खुद ही बीड़ा उठाया उसको हिंदी में उस उपन्यास को अनुवाद करने का, और आरोही के नाम से हुई है। एज बॉयज़ बिकम मेन इंग्लिश में थी, आरोही के नाम से प्रकाशित हुई। और वो जो हिंदी अनुवाद की जो यात्रा थी, उसने कहीं ना कहीं मेरे अंदर के हिंदी प्रेम को कुछ यूँ उभारा कि वो अनायास उसके बाद ये यात्रा चल पड़ी है, और हिंदी में कुछ कविताएं भी हैं। तो जब मैं लिख रहा था तो अपनी भावनाओं को मैंने कुछ एक पंक्तियों में पिरोया है कि मैंने कहा कि यार, हिंदी तो मेरी अभी भी मेरी हिंदी भाषा है, बचपन से माँ का प्यार की जो पहली भाषा है, पिता का स्नेह जो है वो भी हिंदी में मिला, ईश्वर से जो फिर हमारा तारुफ हुआ, ईश्वर से जो मैं उसका आह्वान करता हूँ वो भी हिंदी में। तो मैंने इस भावना को थोड़ा उकेरा है। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं। बिल्कुल ये ऐसा था कि मुझे जो हमारी फीलिंग है कि हिंदी के प्रति क्या एक भावना आई ऊपर से उभर करके। कोमल शिशु की किलकारी हिंदी, मातृ प्रेम का झरना हिंदी, पितृपोषण की नहर ये हिंदी, जीवन स्वर का माध्यम हिंदी, आत्मबोध की भाषा हिंदी, मेरे ब्रह्मांड का ओम है हिंदी।
तो ये मेरा मेरी भावना अंदर से निकल करके आई थी, और उस तरह हिंदी की कविता का भी आरंभ हुआ। अब आगे जैसा आप बोलेंगे वैसा कुछ कविता का पाठ करना तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अक्सर ही जब हम समाज में जो वर्दी जब दिखाई देती है, तो वर्दी में बड़ा कड़क सा चेहरा, और ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल एकदम अनुशासन के साथ, और साहित्य साहित्य की जब बातें होंगी वो तो बड़ी दूर की कौड़ी लगती है। तो वो जो एक लोगों के छवि है मन में, हमारे काम जनता के मन में, वो बड़ी एक खाकी वाली जो थानेदार टाइप की, वो चाहे आईजी से लेकर ऊपर तक सब जगह तक, डीजीपी से लेकर नीचे सिपाही तक, वो एक ही कड़क वाली जो छवि है, लेकिन वो बड़ी स्टीरियोटाइप जो छवि है। उसके बाद जब कोई लेखक दिखाई देता है वर्दी में, तो फिर समझ में आता कि वाकई में वर्दी के भीतर भी दिल धड़क रहा है, कोई ऐसा कवि का दिल धड़क रहा है, लेखक का दिल धड़क रहा है। और सत्यनारायण सर से बात करूंगा, उसको एक इफ्तिकार आरिफ का एक शेर याद आ रहा है कि ये एक चराग और एक किताब और एक उम्मीद असासा, उसके बाद तो जो कुछ भी है सब अफसाना है। तो ये कब आपने सोचा कि लोगों को, मतलब अपराधियों को दौड़ते पकड़ते और तमाम कवायदे करते, ये लिखने की तरफ ये कहाँ से आप मुड़ गए? एग्जिट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। आज मैं दैनिक जागरण को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों को ये अच्छा मौका मिला, आप लोगों से रूबरू होने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया है। मैं मूलतः आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ विशाखापट्टनम ज़िले का रहने वाला हूँ, और ये आईपीएस नौकरी में आने के बाद उत्तर प्रदेश पहली बार मैं यहाँ आया हूँ। उससे पहले कभी उत्तर प्रदेश आया नहीं था। तो यहाँ आने के बाद ही हिंदी से मेरा परिचय हुआ है। हालांकि हम लोग को एनपीए में कुछ हिंदी सिखाते हैं, या ये जो है दाहिने बाएं चल पीछे मुड़, ये सब चीज़ें वहाँ एकेडमी में हम लोग को सिखाते हैं। मगर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते थे, ये पीछे मुड़ना आगे बढ़ना ये क्या चीज़, ये उल्टा सीधा क्यों हो रही है। तो क्योंकि हम लोग जो तेलुगु भाषी में एक अलग व्यवस्था है, मतलब हम लोगों का तेलुगु में जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्लियर कट डिवीजन रहता है। स्त्रीलिंग माने चाहे वो कहीं भी यूज होगा वो स्त्रीलिंग में ही यूज होता है, और कहीं भी पुल्लिंग हो वो पुल्लिंग है, नपुंसक होता ना नपुंसक होता है। मगर यहाँ हिंदी में आने के बाद ये कभी कभी वही शब्द कभी स्त्रीलिंग में हो रहा है, कभी पुल्लिंग में हो रहा है, कभी ये लिंग से जो है हम लोग ज़िंदगी भर लड़ते ही रहा। हम लोग का कुछ समझ में नहीं आया था। तो अब जो है आपने जो सवाल पूछा था, तो मैं पहले जब 10th क्लास में थे तब थोड़ा बहुत हमारा जो हिंदी का टीचर थे वो कविताएं लिखते थे तेलुगु में, क्योंकि हिंदी तो बहुत नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट रहता है हम लोगों का आंध्र प्रदेश में। तो हम लोग चलिए 35 मार्क्स पा गए तो फिर बहुत बड़ी बात है, सो अब जो है छूट गए, ये हिंदी हमको से छूट गए ये समझते थे। तो फिर हम लोग उन्हीं का, मेरा हिंदी टीचर को देख के मैं भी कविताएं लिखना शुरू किया। तो तब मेरा ऑल इंडिया रेडियो में 1-2 ब्रॉडकास्ट हुआ, उससे और उत्साह बढ़ गया, अरे हम भी अच्छा लिख रहे हैं, लिखना चाहिए, लिखते थे। तो फिर बीच बीच में कभी कोई भाव आ गया तो फिर कहानी लिख दिया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहा। फिर बीच में ये सिविल सर्विस का प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन के चक्कर में जो है ये सारे जितने इच्छाएं हैं सब पीछे छूट गई। फिर सेलेक्ट होने के बाद भी ये यहाँ आने के बाद बहुत टफ लाइफ था हम लोगों का। उस ज़माने में मेरा आगरा में एएसपी पोस्टिंग थे, तो आगरा में काफ़ी क्राइम वगैरह काफ़ी रहता था उस दिन। मैं एएसपी ट्रैफिक भी थे, एएसपी लाइन था, एएसपी सर्किल भी थे। वो सब जो है कभी कहीं एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी को जला देते थे लोग। हमको ये बात समझ में नहीं आता था, ये एक्सीडेंट हो गए तो उस गाड़ी को क्यों जला दे रहा है। ये हमारे एसएसपी हमको डांटते थे, ये अगली बार ये घटना नहीं होना चाहिए। अरे हमको बता के थोड़ी जला रहे हैं ये लोग, पहले तो जला दे रहे हैं, तब तक हम पहुंचते थे तब तक जला देते थे। तो ये बड़े खतरनाक चीज़ ये रहता था। हम लोग दिन भर टेंशन में रहते थे, ये कहीं जला ना दें ये लोग, कहीं एक्सीडेंट हो गए जला दिया। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने एक प्लान बना के सबका जो है मुकदमा लिखवाना, जेल भेजना, फिर वो सज़ा वाला काम शुरू किया। तब जाके तब कम हुआ, काफ़ी कम हुआ। तो धीरे धीरे उस समय जो है मुझे हिंदी सीखने का बहुत तमन्ना रहता था, कब पता नहीं चलता था ये हिंदी
वो भी देहाती भाषा, वो भी उधर ब्रजभाषी तरफ जो है उधर अचनेरा मथुरा उस एरिया में हमारा पोस्टिंग थे। गांव में जाते थे जांच करने के लिए, कोई प्रार्थना पत्र लिया, उसको लेके मैं पूरा गाड़ी में बैठा, गांव में गया, 4 पाई डालते थे, फिर बड़े लोटा में दूध देते थे लोग। अब इतना दूध कैसे पीते हैं लोग, मुझे भी समझ में नहीं आता। छोटा कप में देना चाहिए था, ये बड़े लोटा में देते थे। तो फिर वो दूध पीते हुए उनका भाषा समझने का प्रयास करते थे। मेरे साथ एक दीवान जी रहता था, वो मुझे बीच बीच में कान में समझा देते थे, सर वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। और तब मैं समझता था, क्योंकि देहाती भाषा बहुत टफ लैंग्वेज था। तो कुछ समझ लिया, कुछ मुंह से समझ लिया, कुछ चेहरे से समझ लिया, कुछ उनका हाव भाव से, हर तरीके से समझ के टोटल मैटर समझ के हम लोग जो जांच करना था करते थे। तो इस प्रकार की मेरा हिंदी के साथ जो है लड़ाई चली काफ़ी दिन। तो धीरे धीरे समझना शुरू किया, तो अल्टीमेटली मैं इस स्टेज तक पहुंच गया जब मैं बीच में 5 साल के लिए आंध्र प्रदेश डिप्टेशन गए थे। इस बीच में मैं लिखते रहा, कुछ लिखते पढ़ना, कभी जो है भावावेश आ गया, कभी क्राइम आ गया, कभी कुछ आ गया, तो कुछ कहानी लिख दिया, कुछ कविताएं लिख दिया, वो सब तेलुगु में। कहीं हिंदी तो मुझे बहुत दूर की बात थी, तो तेलुगु में लिख दिया, फिर लिख के एक जगह पर डाल दिया, कहीं कोई पब्लिश वगैरह नहीं करते थे। तो मैं पहले जब मेरा पोस्टिंग एसपी सोनभद्र के रूप में मेरा पोस्टिंग हुआ, तब मैं नक्सलवादियों से जो है 2002 में नक्सलियों से काफ़ी, कप्तान साहब कप्तान का घर से रात में नहीं निकलते थे उस दिन में, उन दिनों में, क्योंकि हम लोग का इतना खतरा था, कहीं लैंडमाइन हो गया, कहीं कुछ ब्लास्ट हो जाएगी या नक्सलियों के अटैक हो जाएगी, इस डर के मारे कप्तान लोग जो है घर से नहीं निकलते थे। तो हम लोग जब वहाँ मेरा पोस्टिंग हुआ 2002 में, तो हम लोग का ये डर था, ये घर से कैसा निकला जाए, क्या है ये। रात में हम भी नहीं निकलते थे, दिन में जाते थे। फिर नक्सलियों के परिवारों से संपर्क किया, नक्सलियों से काफ़ी परिवारों लोगों से बात करके, और हम उनके जरिए नक्सलियों को सरेंडर कराने का काफ़ी प्रयास किया मैंने। तो फिर उन लोगों से बात करते करते मुझे ये लगा इन लोगों को सेवा किया जाए, इन लोगों को सबको नौकरी वगैरह कुछ दिलाया जाए, बहुत गरीबी में है। एक गढ़वा पहाड़ पर थे, एक माची जंगल पर थे। ये जो बबुआ आप लोग जानते होंगे, सोनभद्र को जो है 4 राज्यों का सीमा पड़ता है उसका, एक जनपद है पूरा उत्तर प्रदेश में जिसका 4 राज्य सीमा है, वो सोनभद्र जनपद। तो हम लोग का ये रहता था कि कैसे इन लोगों का कैसा मदद किया जाए। हम लोग बिरला कंपनी और वहाँ का खेंडालको कंपनी है, उन सब लोगों से बात करके इनको राशन और कहीं जो है उनका छाता वगैरह, साइकिल, टार्च, ये सब चीज़ें हम लोग काफ़ी दिलाया, और कुछ लोगों का जो है वहाँ नौकरी भी दिलाया था। उसके चलते ये नक्सलियों का जो है सरेंडर का काम हमने शुरू किया। लगभग 30-35 नक्सली हमारे सामने, PWG का पीपुल्स वार ग्रुप उस समय एक्टिव थे, वो सब लोग सरेंडर हो गया। उससे हमको बहुत बड़ी सफलता मिल गई, और उन नक्सलियों के जरिए नक्सलियों के बारे में जानने का बहुत मौका मिला मुझे। बहुत जाना उनके बारे में, उनका लिटरेचर, वो कहाँ रहते थे, कहाँ सोते थे, उनका बजट क्या था। तो तब मैं जो है अपने दुश्मन को पहचानो करके एक किताब मैंने लिखा, अपने दुश्मन को पहचानो। तो फिर बाद में उत्तराखंड के DGP ने कहा ये तुम्हारा किताब अच्छा है, मुझे 500 कापी भेज दो। फिर वहाँ भी हमने भेजा, कहीं अकेडमीज में भेजा था। फिर बाद में उसी बुक को रिवाइज करके नक्सलिज्म एंड सोसाइटी करके पूरा इंडिया में नक्सलिज्म पर एक बड़ा किताब मैंने लिखा उस समय। तो इस प्रकार हमारा हिंदी के साथ साथ ये सब चलता रहा। जब नौकरी भी है, नौकरी के साथ साथ मेरा ये रचना का काम भी चलता रही। फिर बाद में जो है मैं एक बात कहना चाह रहा था, जो हिंदी मुझे नहीं आता है, मगर धीरे धीरे चल के मुझे एक पत्रकार ने जो है, एक श्री केदारनाथ सिंह, डॉक्टर केदारनाथ सिंह का नाम सुने होंगे, ज्ञानपीठ अवार्डी, उनका जो है वो चुनिंदा कविताओं का जो राजकमल पब्लिकेशन वाला वो किताब मुझे दिया है। मैं उसका पढ़ना शुरू किया, तब मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा कठिन कविताएं लिखा है इन्होंने, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनका जो है सिंबॉलिज्म, बहुत ज़बरदस्त सिंबॉलिज्म है उनका, जो प्रतीक यूज करते हैं। और बिंब विधान जो है, बिंब विधान पर उन्होंने एक रिसर्च किताब भी, उनका रिसर्च भी वही है बिंब विधान पर। तो वो उनका बिंबों का समझना थोड़ा सा टफ हो गया था। एक प्रोफेसर को मैंने पकड़ा वहाँ बांदा में, मैं चित्रकूट में IG थे,
तो वहाँ एक प्रोफेसर को घर पर बुला के फिर उनसे एक एक बिंब के बारे में जानना, फिर एक एक कविता का मैं नोट्स लिखना, ये सारा काम मैंने शुरू किया। तो धीरे धीरे चल के उनका 100 कविताएँ मैं सेलेक्ट किया, अच्छा कविताओं का। उन 100 कविताओं को मैं तेलुगु में अनुवाद किया। तो इस प्रकार मेरा हिंदी का सबसे मैं तो निराला का भी कविताएं काफ़ी पढ़ा, मगर सबसे कठिन कविताएं मुझे लगा डॉक्टर केदारनाथ सिंह का। तो उन कविताओं को हमने तेलुगु में जो अनुवाद किया वो काफ़ी अच्छा रहा। तो इस प्रकार मेरा कविता भी और मेरा नौकरी के साथ साथ मेरा जो इच्छाएं हैं और ये जो कविता भी है ये भी साथ में चलते रहे। और रिसेंटली जो मैं बनारस में पोस्टेड थे, और बनारस में पोस्टेड के दौरान मैंने ये किताब लिखा, बनारस बियॉन्ड द बैड्ज। बैड्ज माने हमारा पुलिस का बैड्ज भी है। और बनारस का जनरली जो संकेत होता है, बनारस का मतलब वहाँ का मंदिर, और वहाँ का जितने मंदिर है वो मंदिरों के बारे में वो चर्चाएं ज़्यादा होता है, और वहाँ का पूजा परंपरा, पूजा पाठ, ये सब। मगर इसमें किसी भी कोने में एक मंदिर के बारे में भी चर्चा नहीं है। बनारस ऐसा चीज़ है जो मंदिरों के बिना भी वो विश्व पटल पर खड़ी हो सकती है। वो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो इस किताब में है। तो यही मेरा कहने का मतलब यही है, नौकरी भी है और वर्दी भी साथ साथ, वर्दी के पीछे ये कहानी भी चलता रहा। थैंक यू। ये बहुत बढ़िया। और सर जो बता रहे थे, हालांकि हम लोग तो हिंदी भाषी लोग हैं, और हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ये जो बाएं मुड़ पीछे मुड़ वाला है ये तो हम लोग भी भूल जाते थे। तो हमेशा हम लोग जब वो तो पता चलता था कि बाएं मुड़ या पीछे मुड़ थम जब होता था तब तक पता चलता था कि हम दाएं मुड़ चुके हैं, और पूरी लाइन जो है वो बाएं मुड़ी खड़ी हुई है। तो ये तो कन्फ्यूजन हम लोगों को भी रहता था। पार्थ सर, आपकी जो कई जो किताबें हैं, हमने तो इंग्लिश में भी मौका मिला, एवरी माइल अ मेमोरी, लाइट लव साइड बाय साइड, लखनऊ डायरीज, और बहुत सारी आ गई। एक और बात आती है कि जब हम इन किताबों को, जो लेखक जब लिखता है, जो अपनी पहली ओरिजिनल वो लिखता है, और जब उसका अनुवाद हो जाता है, तो अनुवाद में क्या वो मूल भावना, वो आत्मा उसमें बनी रहती है, या जो अनुवादक है वो कुछ अपना उसमें कुछ कर देता है? तो जो, क्योंकि पढ़ने का तो यही सबसे अच्छा तरीका, आज के समय में भाषा तो अब कम से कम उतनी बैरियर नहीं रही, तमाम अब तो जो भी है हर भाषा की उसमें हिंदी या और जो भी आप अपनी मातृभाषा में चाहेंगे वैसे टाइटल भी आ जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन क्या ये अनुवाद में मूल भावना, मूल आत्मा कहीं कुछ मिसिंग हो जाती है? आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि आपने तो अपनी किताबों के अनुवाद भी देखे, तो जो आप इंग्लिश में लिख रहे थे पार्थ सर, तो वो क्या उसमें वैसा ही सब कुछ है या कुछ बदला हुआ? आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले आपने जो सत्यनारायण के बारे में कहा कि पुलिस वाले कैसे लिखते हैं, तो दो बहुत विख्यात साहित्यकार हैं जो पुलिस रहे हैं। एक जॉर्ज ऑरवेल वॉज ए पुलिस ऑफिसर, और एरिक ब्लेयर के नाम से थे जब पुलिस में थे, और दूसरे हमारे उत्तर प्रदेश के विभूति नारायण राय जी। तो पुलिस वाले नहीं लिखते हैं या पुलिसों में साहित्य की नहीं रहती है, ऐसा नहीं है। और सत्य के लिए तो ये ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो तेलुगु होते हुए हिंदी लिख रहा है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। आपने जो मुझसे पूछा अनुवाद के बारे में, तो अनुवाद इट्सेल्फ एक कला है। जो अनुवाद सबको, जिसमें भाव भी आए और फ्लो भी बना रहे, ये तर्जुमा करना बहुत बड़ी कला है। इसीलिए पीपल लाइक अरुणाव सिन्हा को इतना पसंद किया जाता है कि वो बंगला से इंग्लिश में इतना अच्छा ट्रांसलेशन करते हैं। आई हैव बीन इंडेटेड, मेरे ट्रांसलेटर्स बहुत अच्छे रहे हैं। पहले मिसेस भट्ट ट्रांसलेट करती थी, और जो लास्ट किताब आई है अंडमानुष वाली, उसका ट्रांसलेशन नीलेश द्विवेदी जी ने किया है, जो भोपाल के रहने वाले, खुद भी साहित्य में रुचि रखते हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने ट्रांसलेशन जैसा किया है अंडमानुष का, वैसा मैं नहीं कर सकता था अगर मैं चाहता भी तो ट्रांसलेशन इज़ एन आर्ट। और मुझे लगता है कि अंडमानुष में या लव इन लखनऊ में या एक मुसाफिर, एक हसीना में भी, हर एक में हम देखते हैं कि मेरे को लगता है कि भाव आए हैं जी। बट ये भी सच है कि ट्रांसलेशन से ही हम लोगों ने बहुत से साहित्य देखा है। हमने टॉल्स्टॉय को कहाँ पढ़ा? रशियन में तो पढ़ा नहीं। और मैं कई बार सोचता हूँ टॉल्स्टॉय को पढ़ते वक्त कि पता नहीं रशिया में क्या लिखा होगा,
और वैसे ही मेरे को सत्यनारायण के बारे में याद आ रहा था, जब वो बोल रहे थे कि दीवान जी उनको कान में बोलते थे और गांव वालों को सुनते थे। तो मैं अब सोचता हूँ कि दीवान जी क्या बोल रहे थे और गांव वाले क्या बोल रहे थे। हरिओम जी के से मुखातिब होते हैं अभी, और ये दरअसल एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि उत्तर प्रदेश कैडर में 621 के करीब आईएएस हैं, 464 आईपीएस हैं, मुझे लगता है इतने यही संख्या होगी। और दरअसल हमारे समाज में जो नौकरशाह की नौकरी है, आईएएस या आईपीएस, यूपीएससी आप क्लियर कर लेते हैं तो बड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, और वहाँ से तो माना जाता है कि बिल्कुल एक मोछ मिल गया एक समाज में, फिर उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। फिर तो अक्सर ही हम इतने, मैंने जैसे संख्या बताई कि 621 आईएएस, 464 आईपीएस में हम कुछ ही लोगों को जान पाते हैं, कुछ ही डॉक्टर हरिओम मिल पाते हैं, कुछ ही पार्थसारथी सेन शर्मा मिलते हैं, के सत्यनारायण मिलते हैं, मुकुल जी मिलते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि आप लोग क्या दिक्कत थी, कुछ ऐसा कि बड़े कंफर्ट जोन में अच्छा खासा सब है, और उसके बाद लेखन का, इस दुनिया में जाने का फैसला किया आपने? ये कुछ बचपन से ही कुछ तय हो जाता है, मुझे लगता है। जो चीज़ें आम इंसान को जिनमें कुछ नहीं दिखता, हमको उसमें बहुत कुछ दिखने लगता है। एक सेंसिटिविटी एक चीज़ होती है। आई थिंक कि सेंसिटिविटी लेके बच्चे पैदा होते हैं। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, कोई बहुत खेलने कूदने में बहुत लगा होता है, कोई गुमसुम बैठा होता है, कोई खोया खोया सा रहता है। तो मैं उनमें से था जो पढ़ता खेलता कूदता तो था, लेकिन एकांत पसंद करता था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा दोस्ती या बहुत सोशलाइजिंग या बहुत ज़्यादा भीड़ ना पहले एंजॉय करता था, ना आज भी एंजॉय नहीं करता। जैसे लोग को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो दुखी हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। आई यूज टू एंजॉय दैट दोज डेज ऑल्सो। अकेले रहने से यूपीएससी भी क्लियर हो जाता है वैसे? नहीं, वो तो एकदम अकेले रहने से नहीं होगा। उसके लिए ग्रुप स्टडीज़ के अप्रोच भी, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ये भी ज़रूरी है कि बाकी कितना पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन है वहाँ पे। बट क्रिएटिविटी इज़ नॉट ए कंपटीशन। क्रिएटिविटी क्या है कि इंटरनलाइज करना है आपको। तो एक तो ये चीज़ है कि सेंसिटिव होना, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आप सेंसिबल होते हैं। सिर्फ सेंसिटिविटी से साहित्य नहीं बन सकता, क्योंकि सिर्फ अपने में ही खोए रहेंगे तो समाज के बारे में नहीं जानेंगे, दूसरों की ज़िंदगियों के बारे में नहीं जानेंगे, सुख दुख के बारे में नहीं जानेंगे। एक अंतर्मन का साहित्य है, एक जो है समाज का साहित्य है। एक साहित्य वो होता है जिसको लिख के हम बहुत खुश होते हैं, एक साहित्य वो होता है जिसको पढ़ के दुनिया खुश होती है, जो अपना रिफ्लेक्शन देखता है आपकी राइटिंग में। तो ज़्यादातर साहित्य को हमने कहा, जैसे जो लोग साहित्य को नहीं समझते, या मुझे लगता है कि हमारी तरह नहीं समझते, उनको लगता है कि साहित्य एक साधना है। मैं कहता हूँ कि साहित्य कोई साधना नहीं है। साहित्य जो है वह जीवन संघर्ष का हिस्सा है। जितना ही आप जीवन में धंसेंगे, जितना ही लोगों के बीच में जाएंगे, उनके सुख दुख से अपने आप को जोड़ेंगे, उतना ही आपका लिखना पढ़ना समझ आपकी बहुत ही सशक्त होगी, मैच्योर्ड होगी। तो कमरा बंद करके आप साहित्य करने के चक्कर में मत रहिए। उससे आप छायावाद और प्रकृति और इससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उसका मकसद जो है वो इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। तो ये शुरू से था। शायद यही वजह थी कि जब भी जो संगीत मुझे खींचता था, जो लोक संगीत था, गांव में जो भी लोक संगीत के रूप थे, बाकी बच्चे सोते रहते थे अपने कमरों में, लेकिन अगर मेरे कानों में संगीत चला गया तो मुझे लगता है कि मैं फट से दौड़ के वहाँ पहुँच जाऊँ। तो कविता कहानी में हम सभी लोग जो है वो छायावाद या भक्ति काल यहाँ सबसे शुरू करते हैं, क्योंकि रागात्मकता जो है वो साहित्य की आपको टच करती है। अगर आपके अंतर्मन को रागात्मकता टच करती है तो आप समझ लीजिए कि आप स्पेशल क्रीचर हैं, स्पेशल बच्चे हैं आप। वो हमें करती थी। तो धीरे धीरे पढ़ने में मैं अच्छा था, लेकिन मेरे भाई साइंस पढ़ते थे तो मेरा मन जो है वो कभी साइंस पढ़ने में लगा नहीं। शायद मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता था, क्योंकि मुझे ईश्वर ने वैसा नहीं बनाया था। तो मैं सेंसिटिव सोल था, तो मुझे ये सब चीज़ें खींचती। यहाँ तक प्रकृति मुझे बहुत खींचती थी, जीव जंतु बहुत खींचते थे, आम मुझे बहुत खींचता था, खेत बाग मुझे बहुत खींचते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ करूँगा तो कुछ ऐसे ही रास्ते पे बढ़ूँगा। और वो ठीक भी था। मतलब शुरू से ये चीज़ें मुझे आकर्षित। तो मैं एक अनुभव बताता हूँ आपको कि अभी आज मैं बोल सकता हूँ कि राजकमल प्रकाशन का कैटलॉग मेरे गांव में पता नहीं कैसे पहुँचा। और एक बार मेरे घर में जो है वो कैटलॉग
उस समय 80s की बात होगी, मैं 10वीं 11वीं में रहा हूँगा। तो कैटलॉग मेरे हाथ में आया और मुझे लगा कि उसमें से कुछ किताबें मुझे मंगानी चाहिए। तो डाक से मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, जो भी पॉकेट मनी थी उसमें से बहुत महंगा साहित्य भी नहीं था उस समय, 15-20 रुपए में पेपर बैग्स आ जाते थे। तो 2-3 किताबें मैंने मंगाई। फिर इतना मज़ा आया कि मैं वहाँ बैठे बैठे गांव में अपने मैला आंचल पढ़ लिया, प्रेमचंद का गोदान पढ़ लिया, शिवानी की कुछ रचनाएं पढ़ ली, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पढ़ लिए, रेखा। आप समझिए कि 12वीं क्लास पार करते करते मुझे लगता था कि जो ऐसे नाम हैं जिनको लोग बहुत बाद में आके जानते हैं, मैंने उनका साहित्य पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे रुचि थी, नहीं तो मैं खेलता कूदता भागता इधर उधर। तो वो तो बनने की बात हुई, और बाद में आए तो साहित्य का विद्यार्थी हो गया मैं, मुझे साहित्य अच्छा लगने लगा और ऐसा विद्यार्थी हुआ। अब एक और कहानी सुनाता हूँ। आपने कहा कि आईएएस बनने के बाद क्या ज़रूरत थी, तो मैं एमफिल कर चुका था जेएनयू से, मेरा सिलेक्शन हो गया था आईएएस में। मैं गया, चूँकि जेएनयू जो है वो आपको तब तक डी रजिस्टर नहीं करता पीएचडी के लिए जब तक आपकी पीएचडी की सिनॉप्सिस अप्रूव ना हो, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज ऐसा ही करते हैं। तो मेरा एमफिल का वाइवा होते होते मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे गाइड ने कहा, या उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी में कि भाई आपको तो छोड़ना पड़ेगा, आप तो बाद में पीएचडी करिएगा, बाकी एडमिशन लेना पड़ेगा दोबारा। तो मैं गया और मेरी इत्तेफाक से ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग रुद्रप्रयाग में हुई। तो मेरे मन में था कि मैं पीएचडी कर लूँ। तो मैंने अपने साथियों से डिस्कस किया, जेएनयू के क्लासमेट्स से, कि मेरा मन करता है मैं पीएचडी कर लूँ, अब जेएनयू तो दे नहीं रहा है तो मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कर लेता हूँ, क्योंकि वहीं पोस्टेड था मैं। तो मेरे साथियों ने मुझे पीठ पे हाथ मारा, कहा तुमको बेटा सुख रोग हो गया है, तुम अच्छे भले आईएएस हुए हो, पढ़ाई से तुम्हारा पिंड छूटा है, पीछा छूटा है, फिर से तुम इसी में घुसना चाहते हो, साहित्य में, किताब उताब में, क्या रखा है इसमें, कौन सा तुमको मास्टरी करनी है। तो मैंने कहा भाई मुझे मास्टरी तो नहीं करनी, मुझे कोई प्रोफेसर भी नहीं बनना, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं पीएचडी करूं, साहित्य में थोड़ा और उतरूं। तो कह रहा जाओ तुम यही करते रहना, एंजॉय मत करना अपनी ज़िंदगी। तो मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी अपनी बहुत ज़िंदगी एंजॉय नहीं करता, कुछ कुछ करता रहता हूँ, कुछ लिखता रहता हूँ। वही करते करते 7-8 किताबें आ गई हैं, ढेर सारे म्यूज़िक पे काम हो गया है। तो ये रेस्टलेसनेस, ये जो बेचैनी है, मुझे लगता है कि किसी भी क्रिएटिव सोल की जो सबसे बड़ी जो पूंजी है वो यही बेचैनी है कि तो मैं ये बेचैनी चाहता हूँ कि मेरे अंदर बनी रहे, ताकि मैं वो जो आराम तलबी वाला जो कंफर्ट जोन का जिक्र आपने किया ना, वो कंफर्ट जोन मुझे जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी नहीं था, आज मेरे पास जो थोड़ा बहुत कुछ है उसके बाद भी नहीं है। तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ, शायद इसीलिए लिखता पढ़ता रहता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बढ़िया बढ़िया पढ़ने को हम लोगों को मौका मिलता है। और हरिओम जी तो हम लोगों को उनको सुनते हैं तो हम लोग वैसे भी बहुत सारे लोग, एक बड़ी जमात है उनकी फ़ैन है। मुकुल जी, मैं आपके पास भी आऊँगा और एक सवाल है जो तमाम लोगों ने, कुछ साथियों ने मुझसे कहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके भी बारे में बात कर लूँ। तो दरअसल जो आम लेखक हैं, कवि हैं, जब वो लिखते हैं बड़ा लंबा संघर्ष करते हैं, और जब लिखते हैं, जब उनका कुछ लेख प्रकाशित होता है तब वो प्रसिद्धि पाते हैं, तब लोग जानते हैं कि फलां लेखक है, अमुक लेखक है, उसका ये रचना है, उसने ये लिखा। लेकिन अवसर में होने पर कुछ तो एक प्रिविलेज रहता है, आप पहले से ही प्रसिद्ध होते हैं और फिर लेखन कर लेते हैं, तो आप तो पहले से ही नामी गिरामी हैं और उसके बाद लिखते हैं, तो फिर और भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा बड़ी चुनौती रहती है कि कुछ ऐसा लिखें कि जो पहले से प्रसिद्धि बनी उसको भी बाईपास कर सकें, उसके कुछ आगे जा सकें। अब इस प्रश्न का जवाब थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि हम, जैसा मैंने बताया कि क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, रचनात्मकता, उसका पेशेंस से कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप हैं, और प्रसिद्धि की बात अगर जहाँ तक कहें तो एक नौकरशाह की जो प्रसिद्धि है वो उसका दायरा बड़ा सीमित रहता है। वो कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं और उनसे ज़्यादा उसमें उसकी प्रसिद्धि होती है, उसको लोग जानते हैं। लेकिन साहित्य जो है वो आपको सार्वभौम जो होता है, पर्सनल से यूनिवर्सल की जो जर्नी है, वो सार्वभौमिक आपको एक आपके अंदर एक अपील देता है, और आपकी रचना जितने लोगों तक पहुंच पाती है वो समझिए कि वो सब आपकी दुनिया में शामिल हो जाते हैं। तो साहित्य में ये है कि अपनी दुनिया में शामिल करने का की जो तादाद है उसकी कोई सीमा नहीं होती, और जहाँ तक ब्यूरोक्रेट का सवाल है वहाँ तक उसकी जो प्रसिद्धि होती है उसका एक दायरा होता है, वो थोड़ा सीमित होता है। लेकिन हाँ, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक आत्मविश्वास तो ज़रूर आता है कि मैं यहाँ पर अगर हूँ और अगर मैं इसमें लिखूँगा तो और उसमें प्रतिभा से
अगर मेरे व्यक्तित्व में निखार आएगा, ये एक जज्बा ज़रूर कहीं बीच बीच में आता है और वो वाकई प्रेरणा स्रोत का काम करता है। दूसरा, अगर आप लोगों से जुड़ा हुआ कोई अगर आपका पेशा है तो उसमें आपको सब तमाम जो वर्ग है समाज के, उनसे आपको उनसे तारुफ होता है और आपके अनुभव का जो एक दायरा है वो काफ़ी विशाल विस्तृत होता चला जाता है। तो वो एक ईंधन का काम करता है। वो जो अनुभव है, जो सोशल स्टाटा के विभिन्न अंगों को लेकर के जो आपका अनुभव आता है, वो जैसा हरिओम सर ने बोला कि समाज का जो चित्र है, जो बिंब, जो प्रतिबिंब है, वो आपका साहित्य तभी दे पाएगा जब आप लोगों के बीच में जाएंगे। तो सिविल सर्विसेज, मेरा मानना है कि आपको वो मौका ज़रूर देता है, आपके अनुभव के दायरे को बहुत विस्तृत करता है और रचनात्मकता की आग में जब वो ईंधन को आप झोंकते हैं तो वाकई ऐसे साहित्य की रचना होती है जिससे लोग अपने आप को जोड़ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि साहित्य और पाठक में जो मेन कॉन्ड्यूट होता है, जो मेन उसका चैनल होता है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, वो एम्पैथी होता है। कहा जाता है कि एम्पैथी इज़ द मेन कॉन्ड्यूट बिटवीन द रीडर एंड द बुक। तो वो एक जज्बा है और उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से ईश्वर को भी मैं ईश्वर के प्रति आभारी रहूँगा कि उसमें ये रचनात्मकता दी और लोगों तक अपनी बात पहुँचाए और लोग उससे जोड़ पाए, लोगों के जीवन में जो है उससे कुछ अगर बदलाव आ पाए तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी बात हो रही थी कि अफसरों के लेखन को लेकर, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर वो ऐसे आईसीएस अफसर थे, उन्होंने लेखक के तौर पर सबसे पहले आईसीएस अफसर में उनको जाना गया। विवेक अत्रे, शिवकामी है अभी, और अनिल स्वरूप जी की जो किताब है वो तो आप लोगों सब पर लागू होती है, उसका शीर्षक नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट। तो खाली एक अफसर ही नहीं, उससे कहीं आगे आप सारे लोग हैं। सत्यनारायण सर, अब हम बातचीत अभी हम आप लोगों से सवालों का भी एक सिलसिला चलेगा, लेकिन उससे पहले एक बारगी, क्योंकि सारे लोगों से कुछ उनकी जो रचनाएं हैं या उनसे जुड़ा जो अनुभव है, आप जो भी साझा करना चाहें वो सर हमारे दर्शकों को कुछ भी जो आपकी रचनाएं हैं या उससे अनुभव है जिसने कुछ आपको लिखने के लिए ऐसा कुछ हम लोगों ने कहीं अभी पढ़ा ना हो, या क्योंकि कई सारे आप लोगों के बारे में बहुत कुछ गूगल पर भी मिल जाता है, तो ऐसा है जो ढूंढे ना मिले, कुछ नया आज से यहाँ से ढूंढना शुरू हुआ हो जहाँ पर। जी बिल्कुल। मेरा ये कहना है, मैं कभी लिखने के लिए नहीं बैठता हूँ। अब कोई चीज़ मजबूर करता है मुझे लिखने के लिए, तब मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो बेसिकली अब जो किस भाषा में लिखूँ, कैसा लिखूँ, वो भाव के हिसाब से है। मेरा भाव, जो अंदर की जो मेरा आवाज़ है, वो आवाज़ मुझे तेलुगु में पुकारती है, तो फिर मैं तेलुगु में लिखना शुरू करता हूँ। कभी कभी जैसा मैं एक केदारनाथ सिंह पर एक कविता लिखा हूँ, वो केदारनाथ सिंह का कविताएं पढ़ते 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 मुझे एक कविता उसी के बारे में मुझे लिखना था, वो हिंदी में मैं लिख दिया। अचानक वैसा ही स्पॉन्टेनियसली इट केम इन हिंदी, तो मैं हिंदी में लिखा। तो लिखने का एक अनुभव के बारे में आप जो कह रहा था, कैसा मैं एक उदाहरण मैं पेश करना चाह रहा हूँ आपके मेरा बात कहने के लिए। मैं एसपी मिर्ज़ापुर थे, हम लोग जो है पुलिस लाइन में परिवार परामर्श केंद्र एक चलाते हैं। तो परिवार का जो भी झगड़ा होता है, डाउरी हैरेसमेंट, ये जो झगड़ाएँ होती है, वो हम लोग पुलिस लाइन में उसका समझौता कराते हैं। उस परिवार परामर्श केंद्र मेरे टाइम में मैं मिर्ज़ापुर में थानों में भी मैं शुरू किया। थाने में भी एक दिन जो है इसका काउंसलिंग रखी जाए। तो एक थाने पर मैं देखने गया था कैसा ये काउंसलिंग चल रहा है देखने के लिए। तो वहाँ एक महिला और उसका हस्बैंड के बीच में झगड़ा था। मैं उन दोनों के बीच में बैठ गया समझौता करने के लिए। दोनों मजदूर थे, एकदम मजदूर, माने उनके पास घर भी कोई घर भी नहीं है ठीक से, मजदूरी करके कोई ऐसा झोपड़ी में रहते हैं। तो फिर उनका बात मैं सुनना शुरू किया, एक दूसरे को वो आरोप इतना आरोप लगा रहे थे। तो उनका मूल रूप से क्या है, इशू क्या रहा, जब इन दोनों का शादी तय हुआ, पति ने सोचा, मतलब ये वुड बी हस्बैंड जो सोचा मेरा वुड बी वाइफ को क्या गिफ्ट दूं, तो उनका दिमाग में एक बात आई, भाई आजकल तो नया प्रचलन में जो चल रहा है मोबाइल फ़ोन, वो मोबाइल फ़ोन एक गिफ्ट दे दूं, वो भी स्मार्टफोन, मतलब जो सैमसंग टाइप का स्मार्टफोन एक गिफ्ट दे दूं। तो बाज़ार गया, जो भी मजदूरी का पैसा इकट्ठा करके एक मोबाइल फ़ोन खरीद के वाइफ को एक मोबाइल फ़ोन दे दिया। तो वो मोबाइल फ़ोन देने के बाद
फिर धीरे धीरे ये मजदूरी में जाते थे, वापस लौट के आते, फिर इनका शक आना शुरू हुआ। मेरे जाने के बाद मेरा वाइफ किससे बात कर रही इस फ़ोन से, ये डाउट इनका शुरू हुआ धीरे धीरे। फिर ये मजदूरी के नाम से बाहर जाते थे, फिर जाके वापस लौट के आके ये कहीं जो है छुप के ऑब्जर्व करते थे। ये वाइफ जो है उस फ़ोन में आधा घंटा पौन घंटा बात करते थे। इनको लगा ये कहीं ना कहीं किसी से ये लंबी चौड़ी इनका बातचीत चल रहा है। वो धीरे धीरे उनको लगा जो मैंने मोबाइल फ़ोन दिया मुझे वापस कर दो, तो वो देने से वो मना कर रही थी। फिर ये पीटते थे, फिर वो रोती थी, नहीं कुछ भी मांगो दूंगा मगर मोबाइल फ़ोन मैं नहीं दूंगी। तो इसके लेके दोनों के बीच में ये झगड़ा चलता था। तो फिर ये ऐसा पंचायत हुई, दोनों सेपरेट हुआ, फिर आके हमारा थाने में पहुँचे। फिर मैं उन दोनों के बीच में बैठ के काफ़ी देर दोनों का समझा, फिर उन दोनों को मेरा मुख्यालय में बुलाया। तब तक मैंने वो मोबाइल फ़ोन का कॉल डिटेल सब निकलवाया। वो किस किस से लंबी टाइम बात करती थी उन सबको मेरा ऑफिस में बुलवाया। दो लोग थे, दो लोगों को मैंने ऑफिस में बुलाया। फिर उन दोनों से पूछा, ये दोनों उनका कजिन ब्रदर्स थे, बचपन से बहुत करीबी थे दोनों, मतलब ये लोग आपस में काफ़ी बातचीत करते थे। तो उन्हीं से उनका लंबा बातचीत चलता था। फिर मैं जो है सारे उनका हस्बैंड को बुलाया, सारे सब चीज़ उनके सामने आमने सामने रख दिया। फिर उनका 2-3 झापड़ मार के ठीक किया। फिर उसका बात समझ गया, तो पूरा उनका दिमाग भी खुल गए। दोनों को पति पत्नी को जोड़ के फिर दोनों जुड़ गए दोबारा, फिर वापस गया। उस पूरे इशू को मैंने जो है थैंक यू सेल फोन करके एक कहानी लिखा। तो वो ऑटोमेटिक जो है वो उस तरीक़े से वो जिस सेल फोन ने उनको डिवाइड किया उसी सेल फोन ने उनको फिर दोबारा जोड़ दिया। दैट इज़ थैंक यू सेल फोन। तो ये इस प्रकार की जो है, जो कई बार जहाँ जहाँ जो रहते हैं वहाँ का हिसाब से भी वो प्रेरणा मिलती है। तो बेसिकली जो है अभी जो मैं मिज़ोरम में इलेक्शन ऑब्जर्वर के रूप में गया था, मिज़ोरम का जो जनता और वहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम सब मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो वहाँ फिर कुछ लिखना शुरू किया, मिज़ोरम के ऊपर कुछ लिखना शुरू किया। ऐसा जो है जहाँ जिस प्रांत में आप नौकरी करते हैं, जहाँ जिन लोगों को मिलते हैं या जिस स्थान पर आप रहते हैं, कोई ना कोई प्रेरणा वहाँ से आपको प्रेरित करती है, आपको कुछ लिखने को मजबूर करती है, तब आप कुछ लिख देते हैं। तो कोई सिद्धांत लेके जो लिखते हैं वो बहुत सक्सेस नहीं हो पाते। मेरे हिसाब से कोई अपना सिद्धांत बना लिया, मैं सोशलिस्ट कवि हूँ, मैं कम्युनिस्ट कवि हूँ या फलाना कवि हूँ, तो वो तो एक तरीक़े से स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है, दायरे में बन जाते हैं। और एक तरीक़े से उनका जो है कहीं रटा रटा चीज़ें फिर रूटीन में आता है। जो स्पॉन्टेनियस लिखते हैं वही लोग जो अच्छा लिख पाते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, आपने नक्सलवाद पर अनुभव किया और बढ़िया एक जो किताब हमारे पास आई एडल्ट ADHD जो नक्सलवाद से जुड़ी हुई जी। तो और उसके बाद मोबाइल को लेकर कई लोग तो बड़े चिंता में भी आ गए, आपने जो मोबाइल की बात कही, क्योंकि आजकल कहा भी जाता है कि हमें 2 लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, भगवान और दूसरा हमारा मोबाइल। और ये भी कहा जाता है कि भगवान हो सकता है एक बार की कहीं व्यस्त हो जाएं, कहीं बिजी हो जाएं, लेकिन मोबाइल उसका एल्गोरिदम वो आपको हर समय जानता रहता है। तो खैर इसीलिए मोबाइल का आपने खतरा भी जिक्र कर दिया, कई लोग हमारे सतर्क भी होंगे। तो जी हाँ सर से मैं उनके पास ही आ रहा हूँ, क्योंकि हरिओम सर से तो उनकी तो एक रचना है उसको तो हम सुनेंगे ही। पहले पार्थसारथी सर से हम चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा वो सुनाए पहले, उसके बाद से क्योंकि कई सारे जब सवाल शुरू होंगे तो शायद वो हर कोई चाहता होगा कि हरिओम जी से वो, और सिकंदर वाली तो लाइनें जो हैं वो तो हर कोई सुनना चाहेगा मुझे लगता है। सर पार्थ सर मेरे ख्याल से पहले हरिओम सुना दे क्योंकि हम लोग तो कारीगर आदमी हैं, हमको ढूंढना पड़ेगा। ये तो कलाकार आदमी हैं, ये वैसे ही बोल देंगे। चलिए कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, नहीं तो सुना दीजिए आप। मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ,
सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। पता मेरा हवा से पूछ लेना, पता मेरा, 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 हवा से पूछ लेना, मैं खुशबू बन के आवारा हुआ हूँ, मैं खुशबू बन के आवारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। और एक इसमें कई शेर हैं, बट आखिरी एक शेर सुना के मैं सभी लोगों के लिए, उड़ूंगा रोशनी के पंख लेकर, उड़ूंगा रोशनी के पंख लेकर, नई दुनिया का हरकारा हुआ हूँ, नई दुनिया, हरकारा मतलब मैसेंजर होता है, संदेशवाहक, नई दुनिया का हरकारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ। वाह वाह वाह। दरअसल वैसे तो हम लोग नवल भाई बैठे हैं कि हम लोग टीवी के लोग जो होते हैं अक्सर जब पीटीसी जब लास्ट करते हैं, हम समअप करते हैं तो उसके साथ ही ख़त्म कर देते हैं। अब इसके बाद से मतलब इतना संगीत में इतना प्रस्तुति सुनने के बाद कम से कम मुझे जो बोलने के बहुत कुछ सोचा हुआ था वो शेर मुझे भूल गए हैं। तो अब सीधे मैं पार सर के पास चलूँगा कि वो कुछ अपनी पंक्तियाँ आप सुनाएं, उसके बाद अगर मुकुल जी और फिर आगे हम बढ़ेंगे। मैं जो मेरी लेटेस्ट किताब है अंडमान अंडमानुष, ये मैंने अंडमान में रह के लिखी थी और इसको मैं सफ़र का उपन्यासनामा कहता हूँ क्योंकि इसमें ट्रैवलॉग भी है और नॉवल भी। ये सफ़रनामा भी है परंतु जितने इसमें चरित्र हैं वो सब काल्पनिक है। इसको क्यों मैंने लिखा, इसके लिए एक पैराग्राफ मैंने अपनी भूमिका में लिखी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और अगर समय दें तो एक और पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ से शेयर करना चाहता हूँ। पृष्ठ 9 में मैंने लिखा है, जो भूमिका में क्यों मैंने ये लिखा। लगभग उपेक्षित तथा देश की आधी से अधिक आबादी ने जिसे भुला दिया, जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उस द्वीप समूह के बारे में पुस्तक लिखते हुए मुझे एक और एहसास हुआ। वो अनुभव निश्चित रूप से ये पुस्तक पढ़ते हुए आप सभी को भी होगा कि मुख्य भूमि या द्वीप समूह जैसी बात वास्तव में कोई होती नहीं है। मुख्य धारा और किनारे की धारा जैसा भी असल में कुछ होता नहीं है। ज़मीन के किसी टुकड़े का आकार कितना भी छोटा बड़ा हो,
वहाँ रहने वाली आबादी कैसी भी हो, उसका भूगोल, उसकी विशिष्टताएं, भिन्नताएं कुछ भी क्यों ना हो, सबकी अपनी एक अलग जगह होती है। सूरज सबको बराबर रोशनी देता है, ऊर्जा देता है। धरती माँ सबका बिना किसी भेदभाव के भरण पोषण करती है। पानी सबको बराबरी से मिलता है। इन सभी चीज़ों पर सबका बराबर का हक होता है। इसलिए हर किसी को बराबरी का सम्मान पाने का अधिकार है। उनकी पहचान को मान्यता दिए जाने और उन्हें याद रखे जाने का भी हक सभी को बराबर है। वाह वाह, जी जिसके लिए मैंने अंडमान निकोबार पे लिखी थी, वो इसका वो था एक छोटा सा पहर। वहाँ अंडमान में जब आप जाते हैं, जो आम आदमी जाता है, तो वो पोर्ट ब्लेयर जाता है, हैवलॉक जाता है, नील आइलैंड जाता है, और इससे ज़्यादा वो नहीं जा पाता। जैसे आपने कहा कि अफसर होने के क्या, लिखने में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। फ़ायदा तो ये है कि हमको ऐसे अनुभव मिल पाते हैं जो आम आदमी को नहीं मिल पाते। नुकसान भी है, नुकसान 2-3 है। एक नुकसान तो ये है कि हम बहुत सी चीज़ों पे लिख नहीं सकते। जो हम आज के दुनिया में बहुत से हमारे ऐसे अनुभव होंगे जो हम लिख नहीं पाएंगे, तो वो एक नुकसान है। और एक नुकसान और भी है, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है कि हमको कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि जो लोग हमारी किताब के बारे में बोल रहे हैं या हमारे साहित्य के बारे में बोल रहे हैं, वो हमारे साहित्य के बारे में बोल रहे हैं, हमारे अफसरशाही के बारे में बोल रहे हैं। बहुत खूब। तो मैं एक छोटा सा पैराग्राफ, जब अंडमान में गया था, एक द्वीप है जिसका नाम है लालजी बे। उसको हिंदी में भी लालजी बे ही कहते हैं वहाँ। तो उसमें बहुत कम लोग जा पाते हैं, और ये एक ऐसा द्वीप है जिसमें कुछ पोर्शन में बिजली नहीं है, आज भी नहीं है। और वहाँ जो प्रोटैगनिस्ट है इस किताब का, जो आप कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफिकल भी कह सकते हैं, वो जब जा रहा है तो क्या सोच रहा है। वो अकेला है, एकांत में है, और उस अंधेरे प्राय द्वीप के तट पे वो चल रहा है। कुछ देर अपने ख्यालों में खोया हुआ मैं चहलकदमी करता रहा, फिर थक कर अपने तंबू की तरफ लौट पड़ा। अभी मैं भीतर जाने ही वाला था कि नारियल के पेड़ों के पीछे मुझे एक जादुई नज़ारा दिख गया। अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय पूरा चांद। वह न तो पूरा स्वर्णिम था, न नारंगी, न पीला और न गुलाबी। वह धीरे धीरे नारियल के पेड़ों की छतरी से बाहर निकलकर ऊपर की ओर आ रहा था। उसे देखकर मेरे कदम जहाँ के तहाँ ठिठक गए। उसे देखकर मैं तो जड़वत ही हो गया जैसे। उस चांद की खूबसूरती ऐसी थी कि उसका बयां तो कोई शायर भी शायद ही कर पाता, फिर मेरे जैसे किसी इंसान की तो बात ही क्या थी। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, और मुझे यूँ लग रहा था जैसे दीन दुनिया से दूर इस वीराने में वह चांद सिर्फ मेरे लिए ही निकला है। लालजी बे के उस लंबे चौड़े समुद्र तट पर मेरे अलावा कोई और था भी तो नहीं जो उस चांद की खूबसूरती को यूँ आँखों के रास्ते सीने की गहराई तक उतार लेता। अलबत्ता यही चांद, यही पूनम की रातें शहरों में भी होती ही हैं। कोई एक पल ठहर कर आसमान में ऊपर नज़र डाले तो वही चांद उसे वहाँ भी अपना सा महसूस होगा, लेकिन शहरों की भागदौड़ में किसी को इतनी फुर्सत कहाँ। हालांकि मेरे पास वहाँ थी, फुर्सत ही फुर्सत थी। वहाँ कोई शहर, कोई गांव मुझ में नहीं था। यहाँ बस मैं था और मेरे लिए वह चांद था और उसके लिए मैं। यहाँ मैं उस चांद के घंटों तक भरपूर निहार सकता था, उसकी तारीफ़ में कसीदे पढ़ सकता था, उसकी खूबसूरती के सदके उतार सकता था। उस वक्त किंकत विमूढ़ सा मैं वहीं पर भी रह गया। मैं आज महसूस कर पा रहा था कि सदियों, सहस्राब्दियों के में से आखिर इंसान बार बार जंगलों की तरफ क्यों भागता रहा है। मैं समझ पा रहा था कि प्रकृति में कैसी कैसी अलौकिक शक्तियाँ हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों से मानव को अपनी तरफ खींचती रही हैं और आगे भी ऐसे खींचती रहने वाली हैं। शायद जीवन में वन और वन में जीवन की अवधारणा का मूल यही ऐसे ही किसी बिंदु पर आकर ठहरता होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बिल्कुल ये एक कुछ पंक्तियाँ भी याद आ जा रही हैं मुझे कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो तराने हैं जो हर साज पे छेड़े नहीं जाते। तो शायद इसीलिए आप लोगों से ही हर जगह पर मैंने जो संख्या बताई थी वो संख्या शायद इसीलिए वो बात बेमानी इसलिए हो जाती है कि वो हर कोई इस तरीके से वो संगीत के सुर, वो साज नहीं उस पर छेड़े जा सकते हैं। मुकुल सर, आप कुछ सुनाना चाहें? यहाँ रचनात्मक लोगों में एकांत, मौन और वो बेचैनी की बात चल रही थी, तो उसी जज्बे को मैंने कुछ पंक्तियों में ढाला है और इसका शीर्षक है कैथारसिस। कैथारसिस एक इंग्लिश वर्ड है जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑफ रिलीज इमोशन। जब आपके बेचैन उद्गार
और भावनाएं जो निकल जाती हैं और उसके बाद आप जिस सुकून और जिस आनंद को महसूस करते हैं। और कैथारसिस उर्दू वर्ड है उसी का, रेशन हिंदी में कहते हैं। संजीदगी फिर दबे पांव घेराई है, संजीदगी फिर दबे पांव घेराई है, गम के बादल स्याह हो चले जहन के फलक पर, फिर से इनका उमड़ना घुमड़ना, वही उथल पुथल, वही बेबस बेचैनी, वही शोर भरी खामोशी, वही शोर भरी खामोशी। पर मुझे इल्म है इस फिरदौसी फिराक का, इंतज़ार है बादल बरसने का, छम छम की मधुर धुन फिजाओं में घोलते हुए, मुझे यकीन है बारिश के बाद इंद्रधनुष के सातों रंग आसमां में बिखरने का। तो ये एक है। और एक और कविता सुनाता हूँ। और इसी जज्बे को, ये जो अगली कविता मैं सुनाऊंगा, ये अकेलेपन का उत्सव है कि राइटर और जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होता है वो कहते हैं अपने अकेलेपन को एकांत में परिवर्तित, जिसको कहते हैं लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में परिवर्तित हो जाता है, वो उसी जज्बे को उभारा है। और कला के माध्यम से एक कलाकार जो होता है वो कला के माध्यम से अनश्वरता, इमॉर्टैलिटी को जो तलाशता है, उस जज्बे को भी इसमें उस जज्बे को भी उभारा है मैंने इसमें। तेरी हूक तेरे शाश्वत की हुंकार है, तेरी हूक तेरे शाश्वत की हुंकार है, आजकल बागीचे की सैर पत्तों में लिपटे मेरे पैर, आजकल बागीचे की सैर पत्तों में लिपटे मेरे पैर, शरद ऋतु की आहट, हवाओं की सनसनाहट, पत्तों की खरखराहट, वृक्षों का नग्नता से श्रृंगार। ऑटम में जो आपके जो पत्ते हैं सब गिर जाते हैं और वृक्ष नंगे हो जाते हैं। वृक्षों का नग्नता से श्रृंगार, भूरी फिकी धरा पर रंगों की बहार, विच्छेद से प्रस्फुटित खुशियों की बौछार। इस नग्न गुलमोहर को पता है, इस नग्न गुलमोहर को पता है, इसके कुछ पत्ते तो लौट कर आएंगे इसके पास, माटी बन करेंगे फिर इसका हरियाली से श्रृंगार, फिर से मिलेगा इसे नया आवरण। प्रकृति तो शाश्वत है, सत्य है, शिव है, सुंदर है। अचानक हवा का एक झोंका मेरे उदास अकेलेपन को पुचकार गया, प्रबोध का संदेश मेरे कानों को गुदगुदा गया। जो बिछड़े हैं वो रंग बिरंगी स्मृतियां हैं, उनमें से कुछ तो फिर वापस आएंगे। जब स्मृतियों का होगा मेरी संवेदनाओं से मिलन, होगा कुछ कविताओं का सृजन, मिलेगा मेरे अस्तित्व को फिर से नया आवरण, गूंजेगा फिर सत्यम शिवम सुंदरम। अतः वियोग का उत्सव मना, अकेलापन तेरा श्रृंगार है, इस बुझे मन में ही नई आग की अंगार है, तेरी हूक तेरे शाश्वत की हुंकार है, तेरी हूक तेरे शाश्वत की हुंकार है। बहुत 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 खूब। और अब हम आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं, कुछ सवाल भी हैं, लेकिन उससे पहले अगर सत्यनारायण सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सुनाना चाह रहे हो पंक्तियां, तो वरना हम सीधे सवाल लेते हैं। आप बताइए अगर किसमें समय होगा। हिंदी में तेलुगु में किसमें सुनाऊं? हिंदी में, तेलुगु नहीं। यस, वो केदारनाथ सिंह वाली। केदारनाथ सिंह वाला मैं करता हूँ। केदार जी को मैंने नहीं देखा शीर्षक, वे हवा में ऑक्सीजन की तरह मेरे कमरे में घुसे, आधी रात किसी ने उन्हें नहीं देखा, मुस्कुराते हुए वे मेरे बिस्तर पर बैठे, वे मुझे देख रहे हैं या नहीं मैं नहीं जानता, उनकी आंखों में बिंब नाच रहा है, उनके चिड़िया जैसे शरीर में होंठों तक आकर शब्द संगीत बन जा रहे हैं, माँ की रोटी में स्वाद की तरह उनके शब्द मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मैं उन्हें सुन रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं वे मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, उनकी आवाज़ मेरे दिल के दरवाजे के पीछे गूंज रही है। वे मुझे पूछते हैं, क्या तुम गणित जानते हो? हाँ, मैं सिर हिलाया। कौन कौन सी चीज़ तुम देख सकते हो, कौन कौन सी चीज़ तुम नहीं देख सकते हो, जिनका असर तुम पर ज़्यादा हो, हिसाब लगाओ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कागज़ कलम लेकर बैठा, बोल रहा था, वे मेरे हिसाब को समझ रहे हैं या नहीं, उनके गणित का मतलब मैं समझ रहा हूँ। सुबह होने से पहले वे निकले मेरे कमरे से, मेरे तरफ देखते मंद मंद मुस्कुराते हुए। मैं उनको देख रहा हूँ, वे मुझे देख रहे हैं या नहीं, यह मेरे समझ से परे हैं। वे मेरे कमरे के दरवाजे से निकलते निकलते आसमान के तारे में तब्दील हो गए हैं। मैं उनको देख रहा हूँ,
तारे में नहीं, तारे की रोशनी में। वाह वाह, बहुत खूब। मुझे नहीं पता कि अभी समय है कि सवाल लेने का। अगर कोई एक सवाल तो हम ले सकते हैं। माइक अगर पहुंचाने की व्यवस्था हो तो प्लीज़ अपना परिचय देकर सवाल पूछें। सभी साहित्यकार हैं, सभी से पूछना है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हूँ, ज्वाइंट डायरेक्टर हूँ लखनऊ डिवीज़न का एजुकेशन का। साहित्यकार, कवि, शायर सबके बारे में एक आम धारणा है कि वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, संवेदना का गहरा उत्स होता है उनमें। हमारी जो सृष्टि का पहला छंद है वही संवेदना का स्फोट था। मैंने डॉक्टर हरिओम सर प्रमुख सचिव साहब को खूब सुना है, उनकी गज़लों को, और आदरणीय अपर मुख्य सचिव साहब की सारी किताबें पढ़ा हूँ। कई ऐसे प्रसंग मिले हैं जो बिल्कुल संवेदना का चरमोत्कर्ष लगता है। लेकिन उन दोनों लोगों को जब प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखता हूँ तो इतने कठोर और अनुशासन प्रिय कि बिल्कुल तमाम ऐसे प्रसंग आए हैं, तमाम ऐसे अवसर आए हैं जब कभी कभी आपको ये लगेगा कि संवेदनशीलता का नितांत अभाव है। मेरा सवाल अब आ रहा है, सवाल ये है कि आप समझौता कहाँ करते हैं? संवेदनशीलता से समझौता करते हैं कि जब आप अफसर होते हैं तब समझौता करते हैं कि जब साहित्यकार होते हैं? अगर आप अपने जवाब में ये कहेंगे कि हम कहीं समझौता नहीं करते हैं तो यह बहुत बड़ी साधना है। मेरी एक जिज्ञासा है, इसका एक समाधान हो जाए। जी जी बिल्कुल, आप सवाल का जवाब देंगे उससे पहले मुझे आपकी बात पर वो हरशंकर परसाई जी की एक लाइन याद आ गई कि उन्होंने जो लिखा था, उन्होंने लिखा था कि एक कवि थे, वो अफसर भी थे, और अक्सर ही जब अफसर छुट्टी पर चला जाता था तो कवि आ जाता था, और कवि जब छुट्टी पर चला जाता था तो अफसर आ जाता था। अब बाकी जवाब तो आप लोग देंगे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और पार्थो सर ने इसका कहा ही कि दिक्कत ये है कि लेखक लोग हमको अफसर होने के नाते लेखक नहीं समझते, और अफसर लोग हमको लेखक होने के नाते अफसर नहीं समझते। तो हम लोग दोनों तरफ से मार खाते हैं। डाइकोटॉमी, मतलब सीरियस नहीं माना जाता हमको माना जाता है कि यार ये लिखता पढ़ता रहता है, गाता होता रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता। वो कहते हैं तो अफसर, इनको क्या मतलब साहित्य वाहित्य से। तो वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, मुझे ज़्यादातर बातें वो छोटे में कहने की आदत है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो इसीलिए शायद कविता और शायरी का एक हमने जरिया अपनाया। और लिटरेचर जो है वो बातों को सीधे सीधे नहीं कहता। जैसे आशुतोष भाई जिस तरह से बात कहते होंगे अखबार में, उस तरह हम साहित्य में नहीं कहते। कौन सी घटना कब कहाँ हुई, कौन सा चरित्र कैसा है, तो हम कहते हैं कि भाई नाम, घटना और परिस्थितियाँ और पात्र ये सब काल्पनिक हैं, और अगर किसी से सामंजस्य दिखता है तो उसको महज इत्तेफाक माना जाए। तो बातें तो सारी कही गई हैं। देखिए प्रदीप भाई, कहानियों में खूब बातें कही हैं हमने, कविताओं में खूब, शायरी में तो धुंध के उस पार देखा कीजिए, रोशनी की धार देखा कीजिए, हाथ दिखते हैं सभी के, एक से हाथ के हथियार देखा कीजिए। तो ये शायरी है। तो आप जो है समझ लीजिए कि कौन क्या कर रहा है। तो सलीके से अपनी बात कहनी है, सटल लेवल पे। हमको किसी पर्सन से कोई बात नहीं कहनी है, हमको फेनोमेनन को एड्रेस करना है, हमको प्रॉब्लम्स को एड्रेस करनी है, हमको बड़े लार्जर ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करना होता है। साहित्य जो है किसी पर्सन को टारगेट करके नहीं लिखा जाता, वो एक प्रतीक हो सकता है, एक प्रतिनिधि हो सकता है। तो मुझे लगता है कि दिक्कत आती नहीं है अगर आपको बात कहने का सलीका पता हो तो आप सटल में बात कह सकते हैं। हरशंकर परसाई जी का जो साहित्य है, व्यंग्य है, आज भी कितना ही रेलिवेंट है। आप अंधेर नगरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो आधुनिक साहित्य के जो है वो पुरोधा थे, पिता थे। अंधेर नगरी तब भी रेलिवेंट थी, आज भी रेलिवेंट है। तो क्या ऐसी खास बात है कि जब भी वो मंचन होता है तो बड़ी जो है सत्ता बड़ी असहज हो जाती है, कोई भी हो। तो बात तो रचनात्मकता में है, सृजन में है, और काल जयिता यही है कि आप ट्रांसेंड करें अपने टाइम एंड स्पेस को। उस बात से कोशिश यही करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अभी एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ क्या सर? अगर समय सर, है, समय सीमा में हम लोग बंधे हुए हैं, माफ़ी चाहते हैं, सवाल की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। अगले सत्र की ओर हमें बढ़ना है, और अगर हम नहीं बढ़े तो हमारा जो एक शेड्यूल चल रहा है वो बिगड़ जाएगा। तो आप वो सभी समय का सीमा की बात है। मैं अपनी, चूंकि यहाँ पर जो लोग हैं मैं उनको समर्पित एक कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं उनको बोलूँगा
और उसके बाद मैं अपनी बात को इसको विराम दूंगा कि दिवावसान हो गया, दिवावसान हो गया, सफर में रात ढल गई, दिवावसान हो गया, सफर में रात ढल गई, कराल काल आ गया तो जिंदगी बदल गई, कराल काल आ गया तो जिंदगी बदल गई। मगर घने अंधेर में, मगर घने अंधेर में जो रौंद शूल बढ़ चला, मगर घने अंधेर में जो रौंद शूल बढ़ चला, समस्त विश्व के लिए नई मिसाल गढ़ गया। बढ़े प्रवाह के विरुद्ध जो हाथ पांव मारता, बढ़े प्रवाह के विरुद्ध जो हाथ पांव मारता, उसी महाविभूति को जहान है दुलारता, उसी महाविभूति को जहान है दुलारता। धन्यवाद। वंदे मातरम।